अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एन न्यू ट्यूटोरियल। आज क्या पढ़ेंगे गाइस? तो आज पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखेंगे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मेन प्रोविज़न हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या बारो किए हैं, ठीक है ना। हम आज पूरा पढ़ेंगे, हमने यूएसए से क्या लिया, हमने कनाडा से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया। जिस भी कंट्री का जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉइंट अच्छे लगे, प्रोविजन अच्छे लगे, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एंटर करने की कोशिश की है। तो आप इनको जानते हैं, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, ये थे हमारे चेयरपर्सन थे किसके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। आगे बढ़ने से पहले कहेंगे कि आप सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, इस चैनल को लाइक करो और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके देखो। एक आपका टारगेट होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी आपका यूपीएससी का टारगेट हो सकता है, जेकेपीएससी के एग्जाम के टारगेट हो सकता है, या जेके एसएसबी का। आपको वो टारगेट क्रैक करना है, ठीक है ना। अब इसकी बार अब ये फाइनल होना चाहिए, इस बार आपको क्रैक करना चाहिए। वीडियो के इंपॉर्टेंस देखें तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में, जेकेपीएससी के एग्जाम्स में, जेके एसएसबी के एग्जाम्स में। तो यही तो उनका फेवरेट टॉपिक मैं कहूँगा, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑफकोर्स जो पुलिस के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस लगे रहते हैं। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। मैंने कहा था ये हमारे हैं बाबा बी आर अम्बेडकर साहब, और ये है, इसको जस्टिस का सिंबल माना जाता है वर्ल्ड के अंदर, थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो चलिए देख लेते हैं कुछ, थोड़ा सा पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हल्का सा पहले हम देख लेते हैं। देखो क्या है, इज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ए बारविंग बैग। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो बारविंग बैग है। मतलब हमने क्या किया, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया सीधा किसी और के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने कोई पॉइंट उठाया और सीधा एग्जैक्ट वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया। देखो ऐसा नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिक डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड आफ्टर ए हार्ड वर्क ऑफ 3 years, ऑलमोस्ट 3 years। एग्जैक्ट टाइम पीरियड देखें तो 2 years 11 month एंड 18 days। तो हम इसको रफली क्या बोलते हैं, 3 years का टाइम पीरियड लगा था इसको बनाने में, और एक यूनिक डॉक्यूमेंट है। दो सम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बारवर्ड, सम फीचर, नॉट एवरी प्रोविजन इज बारवर्ड फ्रॉम अदर नेशंस। इट इज स्टिल रॉन्ग टू से दैट इट इज ए बैग ऑफ बारविंग। और ये कहना गलत होगा कि बैग ऑफ बारविंग, क्योंकि हमने कुछ ही प्रोविजन ली और हमने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया, उसको हमने पहले चेंज किया। मैं आपको बताता हूँ रीजन टू नॉट कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए बैग ऑफ बारविंग। उसका क्या रीजन है, देखते हैं। देयर आर वेरियस प्रोविजन बारवर्ड फ्रॉम वन नेशन बट दे आर एब्जॉर्ब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सूट इट्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दे आर नॉट एग्जैक्टली कॉपीड, ठीक है ना। हमने जो कॉपी किए हैं या जो हमने बाहर से लाए हैं, बारो किए हैं, वो एग्जैक्ट हमने यहाँ पे चिपका नहीं दिए। हमने वही लिए जो हमारी पॉलिटी, हमारी गवर्नेंस को सूट कर रहे हैं। ओके, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये आपको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। अगर आप देखो यूएसए का या बाकी किसी और कंट्री के देखो तो वो उतना डिटेल में वहाँ पे है नहीं। अगले पॉइंट देख लेते हैं। देखो वेयर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर अमेरिकन की कानून की बात करें तो उसमें टोटल 7 आर्टिकल हैं। ऑस्ट्रेलिया की कानून की बात करें तो उसमें 128 आर्टिकल्स हैं। और अगर हम इंडिया की कानून की बात करें तो ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल थे, 22 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे, और इसमें 8 शेड्यूल थे। ओरिजिनल बात करते हैं। इंडिया के कानून की बात करें तो ये यूनिक है इसमें, ठीक है ना। अपने कंटेंट में अपने सेपरेट में यूनिक है। और अगर हम देखें तो ये जो इसको ड्राफ्ट किया था ये इंडियन नेशनलिस्ट ने ड्राफ्ट किया था, जो इंडिया के आज़ादी में जिन्होंने पार्ट लिया उन्होंने इसको ड्राफ्ट करने की कोशिश की थी। और ये जो इंडिया का कानून बनाया गया था, ये बनाया गया था ताकि इसकी डाइवर्सिटी को सूट करे। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। देखो बहुत लोग कहते हैं कि बारोइंग बैग, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमने बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा, हमारे जो ये कमेटी थी इसने 3 साल लगा दिया ऑलमोस्ट किसी को जांचने में कौन से कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन अच्छे हैं, हमारे लिए वो सूटेबल हैं। हम इनको यहाँ पे लाए और हमने पहले मॉडिफाई किया, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया, पहले हमने मॉडिफाई किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपने कानून में एंटर करने की उसको कोशिश की, अपने कानून में उसको लिखने की कोशिश की, बट आफ्टर मॉडिफिकेशन, नॉट एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना आप इसको, राइट। देखो कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कानून के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। टाइम देखें कितना लगता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको टाइम लगता है फ्रेम होने में, पूरा होने में। देखें तो ओरिजिनली हमारे पास 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। याद रखना है 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनामिक है। करंट अगर उसका स्टेटस देखें तो करंट हमारे पास क्या है, करंट हमारे पास है नियर अबाउट 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 448 आर्टिकल्स है, 448 प्लस आर्टिकल्स हैं करंट की बात करें। ऑलराइट, देखिए तो अगर कानून देखें तो ये हमें कंप्लीट कब हुआ था, देखो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। कुछ प्रोविजन हमने यहाँ पे अडॉप्ट किए थे, 100% नहीं हुआ था हमारा अडॉप्ट। देखें लाइक सिटीजनशिप को हमने यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश की,
इलेक्शन प्रोविजंस, पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस वेयर गिवन इमीडिएट इफेक्ट। और 26 नवंबर 1949 को ये वाले प्रोविजन हमने इफेक्ट कर दिए थे, लागू कर दिए कंट्री के अंदर। उसके बाद क्या होता है देखो, द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है देखो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने कुछ प्रोविजन 26 नवंबर 1949 में कर दिया, बट बाकी जो रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, बाकी जो कानून था हमने कब वो लागू किया, वो 26 नवंबर 1950 में उसको क्या कर दिया हमने लागू कर दिया पूरी कंट्री के अंदर। मतलब हमारा आज के बाद ये कानून है, जो कुछ होगा इस कंट्री में इसी के लॉ इज द सुप्रीम ऑफ द नेशन। ठीक है ना। क्या होता है 26 जनवरी 1930 में क्या होता है देखो, हमने ये डेट क्यों चूज की, क्वेश्चन ये बनता है कि 26 जनवरी को हमने क्यों चूज किया। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जाते हैं। 26 जनवरी 1930 पे आ जाते हैं, कुछ नियर अबाउट 18 ईयर बैक आते हैं या 20 ईयर पीछे आ जाते हैं। देखो एक मांग उठी थी पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है। ये रेजोल्यूशन पास किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तब इसको चेयर कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने कहा था कि जब हमें अगर इंडिपेंडेंट मिली तो हम बनाएंगे 26 जनवरी को अपना। उन्होंने कहा था 1930 और 26 जन को इन्होंने क्या माना था, इंडिपेंडेंट डे माना था। ठीक है ना। उसी को कमोमोरेट करने के लिए, उसी की याद में हमने 26 को चूज किया एज अवर रिपब्लिक डे, राइट। इसमें क्या होता है, हमें इंडिपेंडेंट तो नहीं मिलती है, इंडिपेंडेंट हमें 15 अगस्त को मिल गई थी, बट हमने कानून को यहाँ पे एनेक्ट किया, कानून को हमने अडॉप्ट किया, तो इस डे को हम क्या मानते हैं, रिपब्लिक डे मानते हैं इंडिया का। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर। देख लेते हैं हमने देखो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें बारो की हैं। इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, अगर हम मेन देखें कॉन्स्टिट्यूशन को, मेन कानून को देखें, तो मैक्सिमम पोर्शन हमने किससे लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लेने की कोशिश की है। मैक्सिमम हमने क्या क्या लिया देख लेते हैं एक नज़र। फेडरल स्कीम हमने वहाँ से लिया, ऑफिस ऑफ द गवर्नर हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। याद रखना जुडिशरी का सिस्टम कहाँ से लिया, 1935 के एक्ट से। पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये हमने कहाँ से ली, 1935 के एक्ट से। ऑलराइट। देखो अब आपके लिए है यहाँ पे क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू की फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछूंगा, आपके पास भाई 2 से 3 से 5 सेकंड है। देखो मैं ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपको उसका आंसर देना, और मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन सेशन, एमसीक्यू सेशन, राइट। होप एवरीवन विल बी रेडी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सबसे आसान क्वेश्चन मैंने बोला, देखो उस कंट्री में इसको कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यूएसए। हमने फंडामेंटल राइट जो है ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहते थे बिल ऑफ राइट। ठीक है ना। देखिए इंडिया में कितने आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट। ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट हमने एक एबॉलिश किया, राइट टू प्रॉपर्टी। अब वो लीगल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो बाकी जो 6 फंडामेंटल राइट है हम उनको देख लेते हैं। देखो ये फंडामेंटल राइट कानून में मेंशन्ड है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंदर है ना, पार्ट 3 में ये मेंशन है। याद रखना। देखो पहला कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी, ओके, राइट टू फ्रीडम। दूसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फोर्थ वन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके। ये जो हमारा है ये हमें बनाता है एक सेक्युलर कंट्री बनाता है, और प्रीएम्बल में ऑलरेडी मेंशन्ड है बाय वर्ड सेक्युलर। ये जो प्रोविजन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये इंडिया को क्या बनाता है, एक सेक्युलर कंट्री बनाता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। और राइट टू एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा था, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये थे फंडामेंटल राइट, और इसको हमने बोरो किया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो इसी के ऊपर देख लेते हैं यूएसए से हमने और क्या क्या चीज़ें बोरो की हैं। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया, यूएसए से। फंडामेंटल राइट हमने अभी डिस्कस किया यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया भाई, ये भी हमने यूएसए से ली है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, याद रखना यहाँ पे प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने ये यूएसए से नहीं लिया, बट हाँ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने ये कहाँ से लेने की कोशिश किया, यूएसए से लेने की कोशिश की है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, किस तरह रिमूव किए जाएंगे, किस प्रोसीजर से उनको रिमूव किया जाएगा, ये प्रॉपर हमने प्रोसीजर कहाँ से लिया है, ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या ये हाई कोर्ट के जजेस आते हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से दूर आते हैं। मतलब ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में नहीं आता, प्रेसिडेंट अपनी प्लेजर से उनको रिमूव नहीं कर सकता। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। हम देखने हमारे यूएसए की बात करें तो यूएसए में प्रेसिडेंट है, इंडिया के अंदर क्या है भाई, इंडिया के अंदर है प्राइम मिनिस्टर। इक्वलेंट पावर अगर हम रियल पावर देखें तो इनके पास होती है। यूएसए में क्या होता है, फॉर एग्जांपल सम अननोन या किसी भी वजह से अगर यूएसए में प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो फौरन क्या हो जाता है, वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज प्रेसिडेंट काम करता है।
कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं, ना 6 मंथ के लिए, ना 12 मंथ के लिए, जितनी रिमेनिंग टर्म है उसके लिए कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। इंडिया में क्या होता है, देखो यूएसए की बात करें तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट तो ये दुआ करेगा ना, कब प्रेसिडेंट यहाँ से चला जाए, कब मर जाए तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। वाइस प्रेसिडेंट ये कहता है। इंडिया में क्या होता है भाई, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है भाई, आपके पास प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, आपके पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। अब इसकी एक काउंसिल होती है जो कहते हैं सीओएम, राइट। इसमें क्या होता है, देखो अगर प्राइम मिनिस्टर सपोज अगर वो उसकी डेथ हो जाती है या वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, सिंपल बात करते हैं, तो यहाँ पे पूरी सीओएम डिसॉल्व हो जाती है। डिफरेंस देखिए, यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि जो सीओएम वो दुआ करती रहती है कि हमारा पीएम सलामत रहे, पीएम है तो हम हैं, पीएम नहीं है तो हम नहीं है। यूएसए में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट कहता है भाई कब ये चांस मिलेगा, कब प्रेसिडेंट चला जाएगा, कब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। तो ये डिफरेंस है। वैसे मैं जो कि तरह आपको समझा रहा था, हमने ये यूएसए से ये चीज़ें बोरो करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएं। क्वेश्चन पढ़ते पहले, फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी वो हमने कौन सी कंट्री से बोरो की हैं? उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसएसआर, फ्रांस, कनाडा, रशिया। या सोशलिस्टिक कंट्री है, सोशलिस्टिक टाइप ऑफ कंट्री है, तो हम देखें तो यूएसएसआर, ठीक है ना। आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये प्रीएम्बल में हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। करंटली बात करें तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी है करंटली, ठीक है, करंटली। अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देख लेते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इसको। 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान इसको एंटर किया गया था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 86 अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है, 2002 की बात करें तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, पार्ट 4 में, राइट। उसके बाद सवर्ण सिंह कमेटी में देखें तो सवर्ण सिंह कमेटी ने क्या किया था, 1976 में रिकमेंडेशन दी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाए कानून के अंदर, और तब ये ऐड किया गया था, ठीक है ना। अगर हम देखें तो ये किस किस में डील करते हैं, देखो डील आर्टिकल 51A में और पार्ट 4 में। याद रखना, डीपीएस में पार्ट 4 में बात करते हैं या पार्ट 4 में डील करते हैं, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में डील करते हैं। एंड ये जो अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें ये तो पार्ट 4 में आते हैं, लेकिन आर्टिकल 51A में आती हैं। होप क्लियर, आगे चले, शाबाश मेरे भाइयों। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। पूछ रहा है कि डीपीएसपी हमने कहाँ से बारो किए हैं? क्या हमने रशिया से बारो किए हैं, फ्रांस से, अमेरिका से, आयरलैंड से? जल्दी से बताएं आप। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। हमने आयरलैंड से और भी चीज़ें ली है। देखो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हमने कहाँ से लिए हैं, ये आयरलैंड से लिए। देखो ध्यान यहाँ पे अच्छी तरह से रखना क्योंकि आगे इस पे आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। और भी आयरलैंड से हमने क्या किया लिए, एक तो डीपीएसपी लिए, दूसरा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ या मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से। अब इलेक्शन कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से लिए। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। डीपीएस भी हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने आयरलैंड से लिया। चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, इसी तरह आपको चीज़ें याद रहेंगी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्रीज। फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाते हैं इमरजेंसी के दौरान पे, और ये प्रोविजन हमने कौन से कानून से लिया था, किस कंट्री के कानून से लिया था? ये हमने लिया था जर्मनी से, राइट। आर्टिकल 352 में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल रूल होता है। और आर्टिकल 360 में क्या होता है, इमरजेंसी। कौन सी, इकोनॉमिक इमरजेंसी। राइट रखना, इंडिया के अंदर अभी तक ये वाली 360 वाली इमरजेंसी यहाँ पे पोज नहीं हुई है। और इसमें जब नेशनल इमरजेंसी लगती है सभी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। अब इमरजेंसी का अलग प्रोविजन है, किस तरह लगती है, कब क्या उसकी टाइम किस तरह एक्सटेंड किया जाता है। स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, वो किस तरह लग जाती है। या जो हमारे पास है इकोनॉमिक इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इसका राइट मीनिंग है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो कब लगती है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल आज की वीडियो में आप जनरल आइडिया ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट सिस्टम आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया है भाई लोग, जल्दी से बताएं। हमने कैबिनेट सिस्टम लिया ब्रिटेन से। कहाँ से लिया, ब्रिटेन से हमने कैबिनेट सिस्टम लेने की कोशिश किया और हमारे कानून में वहीं से आया है। हमने ब्रिटेन से और क्या क्या लिया, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने क्या क्या लिया है, रिट्स हमने लिए, जो कानून के अंदर रिट्स है ना, वो कहाँ से लिए, हमने ब्रिटिश से लिया। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिए, ब्रिटिश से। यूएसए के अंदर डबल सिटीजनशिप है, इंडिया के अंदर सिंगल है। इंडिया की बात करें तो इसमें सिंगल है, वन मतलब सिंगल है। और ये हमने कहाँ से लिया, इंग्लैंड से लिया, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश से लिया है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से, ब्रिटिश से। कैबिनेट सिस्टम कहाँ से, ब्रिटिश से। बाइकैमरलिज्म, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसको हम कहते हैं लोकसभा
राज्यसभा, राज्यसभा ऊपर वाला होता है, राज्यसभा, लोकसभा। ये हमने सिस्टम बाइकैमरलिज्म कहाँ से लिया है? हमने लिया है ये कहाँ से? ब्रिटिश से। उसके बाद है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जो पीएम होता है उसको सपोर्ट करता है, या वो मतलब उसके इर्द गिर्द होते हैं सीओएम, और पीएम जो करता है डिसीजन लेता है सीओएम के कहने पे लेता है। और यहाँ पे अगर सीएम अगर निकलता है यहाँ से या उसको पोस्ट छोड़ना पड़ती है तो पूरी सीओएम डिजॉल्व हो जाती है और नए इलेक्शन करवाए जाते हैं, या जो भी मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है उसी को इलेक्ट किया जाता है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसमें सिंक एंड फ्लोट एक साथ हो जाते हैं पूरी जो कैबिनेट होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट बारवर्ड। अब क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो गया, देखो, नॉट बारवर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से हमने कौन सा प्रोविजन जो गिवन है इसमें से नहीं लिया है? एडवाइजरी, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमने लिया है। फेडरल सिस्टम विथ फोर्टिफाइड सेंटर, फोर्टिफाइड सेंटर मतलब स्ट्रांग सेंटर, ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो यहीं से हमने चिपकाया है कनाडा से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये तो हमने पीछे पढ़ा था कि ये तो हमने आयरलैंड से लिया है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, ये हमने कहाँ से लिया भाई? सेंटर, ये भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लेने की कोशिश की है। कनाडा से हमने क्या क्या लिया, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। फेडरल विद स्ट्रांग सेंटर, कहाँ से इसलिए इंडिया को कहते हैं कॉजी फेडरल, क्या UASI, कॉजी फेडरल। कॉजी फेडरल एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सेंटर स्ट्रांग होता है, बाकी जो हमारी स्टेट्स होती है उनके पास भी ऑटोनॉमी होती है, बट स्ट्रांग कौन सा होता है? सेंटर होता है। वेस्टिंग रेजिडुअरी पावर विद सेंटर, देखो हमारे पास तीन तरह के पावर होते हैं या तीन तरह की लिस्ट होती हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद जो पावर बच जाते हैं जो इनमें नहीं आते उसको कहते हैं रेजिडुअरी पावर, और वो जाते हैं रेजिडुअरी लिस्ट में और वो कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाई सेंटर, ये बात याद रखना, स्टेट को चेक करने के लिए, स्टेट पे चेक रखने के लिए, या स्टेट पे सेंट्रल का इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करता है? गवर्नर को अपॉइंट्स करता है, ऑलराइट। और वो सेंटर को ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने कहाँ से लिया? कनाडा से, कैनेडियन से लिया। और कैनेडियन का क्या मतलब है यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, जो हमने पीछे ही पढ़ा था और अभी इसको मैंने रॉन्ग आउट पॉइंट किया था। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तो मैं नहीं बताने वाला। ये कहाँ से लिया? कनाडा से लिया, मैक्सिको से, फ्रांस से, जर्मनी से। इनफैक्ट ये आप खुद पढ़ेंगे कहाँ से लिया। इनफैक्ट मुझे खुद नहीं पता, सॉरी फॉर दैट। इतना आसान क्वेश्चन है, मुझे खुद नहीं पता, आप समझ भी सकते हो। देखो इसका मुझे आंसर चाहिए भाई, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। अब ये मैं बताना शुरू कर दिया तो इसका मतलब भाई आपने क्या पढ़ा। जॉइंट सिटिंग की बात करते हैं। ऑफ द टू हाउसेस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा में जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, यह प्रोविजन हमने कहाँ से लिया था? हमने न्यूजीलैंड से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया था, अमेरिका से लिया था, इजराइल से लिया था। तो हमने ये कहाँ से लिया था? जल्दी से बताएं। ऑस्ट्रेलिया से हमने ज्वाइंट सिटिंग का प्रोसीजर लिया था। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली थी? हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, ये भी याद रखना। कंकरेंट लिस्ट का प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और ये प्रोविजन हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। काफ़ी अच्छा प्रोविजन है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, कहाँ से हमने इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा से ये प्रोसीजर हमने कहाँ से? नेपाल से लिया है। ऑफकोर्स हमने नेपाल से लिया। अरे नहीं यार, बांग्लादेश से, हाँ मुझे तो लगता है बांग्लादेश से, बट ये भी तो गलत है। जर्मनी से, जर्मनी से तो नहीं हो सकता। क्या बचता है? साउथ अफ्रीका। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? साउथ अफ्रीका। याद रखना प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है ना। अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने तरीका कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ये भी, और मेंबर ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा या इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने कहाँ से लिया? सॉरी, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लेने की कोशिश की है। लाया है क्या? कोशिश की है। प्रोसीजर फॉर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से हमने लिया? मालदीव से तो हमने कुछ भी नहीं लिया, मतलब कोनो नहीं लिया। श्रीलंका से हमने कोनो नहीं लिया, दूसरा चाइना से भी हमने कोनो नहीं लिया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, हमने ये राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास, जापान। ओके, मूव अहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्टली मैचड विद इट्स सोर्स,
बताना है कि ये जो गिवन है इसमें से कौन सा फीचर उसके सोर्स से नहीं मिल रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हमने यूएसए से लिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश से लिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, ये तो अभी हमने पढ़ा, जापान से लिया। अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 के अंडर जो अमेंडमेंट होती है इंडिया के कानून में, वो हमने कनाडा से लिया क्या? नहीं, वो हमने कहाँ से लिया? वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, राइट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो नॉट करेक्टली मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी? कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था? तो उनका चेयरमैन था, टू बी मोर ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको फादर कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यार क्या कानून लिखा है, दुनिया में ऐसा कानून आप कहीं भी नहीं देखोगे जो इंडिया का कानून है। इतना ब्यूटीफुल कानून एक बंदा लेके चला गया, लोअर कास्ट से आता था, उनके साथ क्या बीती, उनकी अलग स्टोरी है। आप उनके बारे में अगर पढ़ना चाहोगे तो आप कुकू एफएम में उनके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। कुकू एफएम जाके उनके बारे में पूरी बायोग्राफी देख सकते हो। क्या लेजेंड था भाई, आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा बंदा था और इतनी डाइवर्स कंट्री के लिए उसने एक ऐसा कानून बनाया जिसपे सब मुतफिक हैं, सब मुतफिक हैं, और इसलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं, डॉक्टर बी एन राव की बात करते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर माना जाता है इंडियन कानून का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्टली मैच्ड टू इट्स सोर्स? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि रिपीट हो गया, यहाँ पे साउथ अफ्रीका आएगा। ऑप्शन डी इसका ले लेते हैं। तो अब है आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। क्या है? द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लानिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड। हमने 5 ईयर प्लानिंग का जो अभी खत्म हो गया, अब हमारे पास क्या है? नीति आयोग है। नीति आयोग ये कब खत्म हुआ था? 1 जनवरी, यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करूँगा, 1 जनवरी 2015 से हमने क्या स्टार्ट किया? नीति आयोग को। ओके, ये एक थिंक टैंक है इंडिया का, और ये जो प्लान बनाता है ये 15 ईयर के लिए बनाता है, 15 साल के प्लान बनाता है और इसको अचीव किया जाता है। बट दो हाँ, इससे पहले हमारी कंट्री चल रही थी, हम चलते थे 5 ईयर प्लानिंग पे, ठीक है ना, FYP, और हमने 12 5 ईयर प्लानिंग एग्जीक्यूट कर दिए थे। ये जो कंसेप्ट था 5 ईयर प्लानिंग, ये हमने कहाँ से लिया था, किस कानून? आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड ऑनेस्टली अगर आपको हमारी एफर्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक करना तो बनता है, सुल्तान को मोहब्बत बख्शो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। आप हमारी प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको बाकी MCQs मिलेंगे, हर टॉपिक में हमने MCQ लाने की कोशिश किया। तो बोलेंगे हैव ए नाइस टाइम अहेड, थैंक यू, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।